जय हिंद फ्रेंड, जॉब सर्च यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज जिस वीडियो में बात करने वाले हैं आर्मी बेस वर्कशॉप ईएमई की तरफ से बहुत बड़ी आपकी भर्ती जारी हुई है। उनकी जॉब प्रोफाइल के बारे में, ईएमई क्या है, आर्मी बेस वर्कशॉप क्या है, उसकी पूरी जानकारी इसमें लेने वाले हैं। उनकी सैलरी, छुट्टी, ड्यूटी टाइम, ड्रेस और अन्य जो भी जानकारी होंगी जो भी इससे इम्पोर्टेंट है वो सभी जानकारी इस वीडियो में लेने वाले हैं। इसमें सबसे पहले देखेंगे कि अपनी ये वैकेंसी कहाँ से देख सकते हैं और इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो वैकेंसी देखने के लिए दो मुख्य रूप है आप इसको, या तो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में दिखेंगे। आजकल यूट्यूब एक साधन हो गया है जिसमें आप ये वैकेंसी देख सकते हैं। तो आप सबसे ज़्यादा आप पीडीएफ यदि आप एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर की चाहते हैं तो यहाँ पे आपको सब कुछ अवेलेबल हो जाता है। आपके एम्प्लॉयमेंट से संबंधित सारी जानकारी यहाँ पे यूट्यूब पर आज के दिन अवेलेबल है। तो यूट्यूब के माध्यम से ईएमई का काम समझेंगे। ईएमई का वर्क क्या है, काम क्या है, आर्मी में क्या काम करती है और उसकी ड्यूटीज़ क्या है। उसके ड्यूटीज़ के रूप में आप समझ पाएंगे किस प्रकार का आपको काम करना होगा, कहाँ पे आपको काम करना होगा। ये सभी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से या जो इस पीडीएफ के माध्यम से लेने वाले हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि जो ईएमई है ये कंप्लीट आपकी टेक्निकल डिपार्टमेंट है। इसकी फुल फॉर्म में भी आप देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ये देख सकते हैं। एक इलेक्ट्रिक या मैकेनिकल डिपार्टमेंट है जो कि आर्मी को कंप्लीट जो टेक्निकल सपोर्ट है वो प्रोवाइड करता है। जो भी आप रिपेयरिंग के संबंधित जो भी काम होता है, जिस प्रकार से एमईएस होती है वो कंप्लीट बिल्डिंग का रिपेयरिंग या बिल्डिंग बनाकर देती है, उसी प्रकार से ईएमई जो भी आर्मी को कंप्लीट हथियार, गाड़ी, जो भी व्हीकल्स, ये सभी प्रकार के जो भी टैंक वगैरह है वो रिपेयर करके देती है और साथ में ही बनाकर भी देती है। बना करने का मतलब ये है कि जो भी असेंबल वगैरह करना ही ही आपको काम करना होगा। ये वर्कशॉप होते हैं। वर्कशॉप मतलब एक टाइप से फैक्ट्री होती है जिस प्रकार से जहाँ पे काम होता है, रिपेयरिंग का काम होता है और वहाँ पे आपको जो भी कंप्लीट नए हथियार वगैरह या जो भी नए प्रयोग वगैरह किए जाते हैं वहाँ सब कुछ नया बनता है। उस प्रकार से आप ये फैक्ट्री का ही एक रूप है जिसमें आर्मी काम करती है। यहाँ पे आप देख पाएंगे मैंने मुख्य रूप से फोटो ली है। बहुत सारे ईएमई में जो भी अप्रेंटिसशिप भी कर चुके होंगे, आईटीआई वाले बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो कि वहाँ पे यहाँ अप्रेंटिसशिप का भी मौका मिलता है, अप्रेंटिसशिप भी किया होगा। ये देख सकते हैं जो कि एक मैकेनिक है और यहाँ पे वर्कशॉप में एक गार्ड जो भी है, कोई इक्विपमेंट है, जो उपकरण है उनको रिपेयर करते हैं। मैं आपको बता दूं कि आर्मी की गाड़ी से लेकर छोटे से छोटे उपकरण, ईएमई बड़े से बड़े हथियार को लेकर छोटे से छोटे हथियार को भी आप रिपेयर करती है, जिसमें आपके बड़े से बड़े टैंक भी आते हैं, इनमें भी रिपेयर करती है। साथ में छोटे से छोटे हथियार जो कि आप दूर दूरबीन दूरबीन होती है, जैसे कि नाइट विजन वाली दूरबीन होती है। इसके अलावा बहुत सारे उपकरण होते हैं जो कि मेडिकल, जो भी आपके आर्मी मेडिकल कोर है उसमें उपकरण काम आते हैं, वो भी आपको रिपेयर करती है। तो इस प्रकार से मेन मुख्य रूप से काम है रिपेयरिंग का काम। जो भी कुछ भी किसी भी प्रकार की फॉल्ट आ जाता है, किसी भी प्रकार के रिपेयरिंग का काम होता है, तो वो आपके आर्मी बेस वर्कशॉप, स्टेशन वर्कशॉप या ईएमई कंप्लीट करके देती है। जितने भी ईएमई में जवान हैं, आर्मी में जो वर्दीधारी जवान है वो भी रिपेयरिंग का ही काम करते हैं, उनको भी टेक्निकल ट्रेनिंग दी जाती है। तो इस प्रकार से देख सकते हैं ये आप बेस वर्कशॉप है जिसमें हाथी जो भी आपके टैंक है वो रिपेयरिंग होने के लिए आए हुए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं छोटे छोटे आपके जितनी भी गाड़ियां हैं और भी कोई सबमरीन है या बोट हैं उनको रिपेयरिंग, या हेलीकॉप्टर तक भी रिपेयरिंग करती है। जो ईएमई है वह है जो भी आर्मी के हेलीकॉप्टर वगैरह हैं उनको भी रिपेयरिंग करती है। तो ये इस प्रकार से आप देख सकते हैं बड़ी बड़ी आपकी बड़ी गाड़ियां हैं, ए व्हीकल हैं, बी व्हीकल हैं, सी व्हीकल हैं, छोटी गाड़ियां हैं, बड़ी गाड़ियां हैं, छोटी से बड़ी गाड़ी तक की सभी गाड़ियों को रिपेयरिंग का काम करती है, जिसमें किसी भी प्रकार की रिपेयरिंग हो, असेंबल हो। तो आप इसमें काम समझ गए होंगे, टेक्नीशियन वाले सभी कैंडिडेट अपना काम समझ गए होंगे। जितनी भी गाड़ी, जितना भी साधन है, जिनको भी आपको रिपेयरिंग करना है वहीं पे आपको काम करना होगा। टेक्नीशियन का सभी पदों के लिए जो भी फिटर, वेल्डर, जो भी इलेक्ट्रीशियन, जितने भी पद हैं इस प्रकार के आईटीआई वाले, सभी को आपका रिपेयरिंग का काम आपको करना होगा। इसमें वर्कशॉप में आपको कंप्लीट काम करना होगा। ट्रेडमैन का काम यह है कि टेक्नीशियन की हेल्प करना ही आपका ट्रेडमैन का काम है। कोई भी जैसे किसी भी प्रकार की जो आपकी उपकरण की या किसी भी प्रकार के और साधन की आपको जरूरत पड़ेगी, किसी भी प्रकार के जैसे उनको रिपेयरिंग करने के लिए साधन की जरूरत है, वो आपको लेकर देना होगा। टेक्नीशियन के साथ आपको कंप्लीट जो भी ट्रेडमैन है उनको काम करना होगा।
ट्रेडमैन का भी यही मुख्य काम से रहता है। जैसे कि ये व्हीकल है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, टैंक वगैरह सब भी रिपेयरिंग ये काम करती है। उसके बाद में जैसे एलडीसी है, तो एलडीसी वो कंप्लीट उसमें जितनी भी ऑफिस हैं, जितने भी काम करते हैं, जो भी इतने वर्कर हैं, उनके डॉक्यूमेंट तैयार करना, स्टोर कीपर हैं तो उनके स्टोर कीपर के जितने भी आइटम आते हैं स्टोर में, उनका मेंटेन रखना, उसका देखभाल करना, और उनका जितने भी स्टोर में जितने भी आइटम आते हैं उनको चढ़ाना कि कितने आइटम आए और कितने यूज हुए, ये सभी चीज़ें। क्योंकि वर्दी के रूप में भी आपको मैं जैसे बताया कि जो भी आपके टेक्नीशियन वगैरह रहेंगे वो खाकी वर्दी आपके वर्कशॉप में काम करने के लिए पहनते हैं। वैसे आपको कोई ऐसे वर्दी लागू नहीं है, लेकिन ये डांगरी जो होती है, डांगरी जिसको बोलते हैं, कंप्लीट एक ऊपर से पहनते हैं, नीचे चैन लगाकर कंप्लीट पहन लेते हैं। ये वर्कशॉप में काम करने के लिए मुख्य रूप से पहनते हैं। और सर पे केप जो हेलमेट है वो टाइप का पीले कलर का पहनना आपको होता है वर्कशॉप में काम करते वक्त। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारी फोटो मैंने ली है। कंप्लीट आपको इस प्रकार जो सिविलियन है उनको भी ये इस प्रकार की जो डांगरी बोलते हैं या जो भी ये वर्दी बोल सकते हो आप चाहे, इसको आपको टेक्नीशियन वगैरह पद को पहनना पड़ता है। एलडीसी वगैरह के लिए कोई भी आपकी वर्दी नहीं है, स्टोर कीपर के लिए भी नहीं है। जो भी आपके ट्रेडमैन रहेंगे उनको भी इस प्रकार की डांगरी आपको पहननी होगी। ये देख सकते हैं, इस पीले हेलमेट और ऊपर से ये डांगरी पहन के रखते हैं। ये सभी टेक्नीशियन रहते हैं जो कि टेक्नीशियन के पद पे काम करने वाले रहते हैं। ये देख सकते हैं जो कि ईएमई के लोगो लगा रहता है। ये भी आपके जो वर्दीधारी कैंडिडेट जो भी वहाँ पे आप काम करते हैं, जो कि मेडिकल रिलेटेड, उनको भी यहाँ पे रिपेयरिंग किया जाता है। ये देख सकते हैं इस प्रकार से बिना वर्दी के भी आप छोटे उपकरण को रिपेयर कर सकते हैं। आपकी बिना वर्दी के भी आप उपकरण को रिपेयर करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। छोटे उपकरण होते हैं उनमें काले पीले कपड़े नहीं होते हैं, तो उसके हिसाब से आप छोटे कपड़ों को बिना वर्दी के भी आप रिपेयर कर सकते हो। वो डांगरी इसलिए पहनी जाती है कि बड़े रिपेयर जो भी व्हीकल्स वगैरह में काम करने से पूरा ग्रीस वगैरह पूरे काले कपड़े हो जाते हैं, इस वजह से वो वर्दी पहनी जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बिना वर्दी के भी आपके रहते हैं। जो भी आप बाहर से बिना वर्दी के आओगे और अंदर अपना वही कपड़े उस टाइम में काम करते वक्त पहन लोगे। जो भी ट्रेडमैन है, चाहे आपके टेक्नीशियन है, चाहे अदर ट्रेड जैसे कि स्टोर कीपर वगैरह है, उनकी नॉर्मल सिविल वर्दी रहेगी, उसको कुछ भी पहनने की जरूरत नहीं है। उसको नॉर्मल फॉर्मल ड्रेस पहनेगा। और जो भी आपके एलडीसी वगैरह के हैं तो वो भी फॉर्मल ड्रेस पहनेंगे, उनको भी कोई भी इतनी दिक्कत नहीं आने वाली है। जो भी आपके ट्रेडमैन हैं उनमें भी लड़कियां जा सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऑफिस वगैरह में भी उन होती हैं, जो भी जेई वगैरह होते हैं वो भी जाते हैं। तो वो ये देख सकते हैं ये टेक्नीशियन है, तो यहाँ पे एक जेई साहब खड़े हैं जो कि इनको अफसर्स को समझा रहे हैं। आर्मी के अफसर भी साथ में, इनके जो बड़े बड़े अधिकारी वो इनके मुख्य रूप से अधिकारी का काम करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बेस वर्कशॉप है पूरे कंप्लीट। किस प्रकार से ये गाड़ियों को मतलब जो क्रेन वगैरह से उठाकर अलग अलग इंजन को अलग अलग रिपेयरिंग किया जाता है, अंदर पूरा वर्कशॉप का ही काम रहता है पूरा, जिस प्रकार से फैक्ट्री काम करती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं किस प्रकार से टैंक वगैरह को रिपेयर कर रहे हैं, तोप वगैरह को रिपेयर कर रहे हैं। सभी रिपेयरिंग का काम आपके जितनी भी आर्मी है उसमें ईएमई करती है। तो ये आपका ईएमई का लोगो है, लास्ट में आपको दिखा दिया मैंने। ये क्रॉप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग ईएमई, जो भी आपका आर्मी बेस वर्कशॉप को चलाती है, ईएमई ही मेन ब्रांच है जो कि क्रॉप्स है जो कि आर्मी बेस वर्कशॉप कंप्लीट ईएमई बटालियन जो भी ईएमई स्कूल जितने भी हैं उनको कंप्लीट आपको चलाती है। तो इससे आ गई होगी किस प्रकार का माहौल रहेगा वो भी समझ में आ गया होगा। इसमें सिविलियन ज़्यादा रहते हैं, फौजी कम रहते हैं। इसमें एक वर्कशॉप में करीबन 1500 सिविलियन आपको देखने को मिलेंगे। पूरी यूनियन रहती हैं, एक साथ काम करने का मौका मिलेगा। अच्छे से आपको पूरे जितने भी डॉक्यूमेंट वगैरह होंगे सिविलियन के अच्छे से तैयार होंगे, किसी भी प्रकार की परेशानी आपको नहीं आएगी। एक साथ आपको पूरा यूनिट के साथ काम करने का मौका मिलेगा। और साथ में यदि कहीं भी बाहर आप जाके जॉब भी कर सकते हैं, इतना अच्छा आपको काम मिलेगा जो कि बाहर भी आप कहीं यदि वर्कशॉप में आने के बाद में भी आप किसी प्रकार की शॉप वगैरह खोल के वहाँ पे भी आपको अपने उपकरण वगैरह रिपेयर करने के लिए शॉप खोल सकते हैं। बाकी के एलडीसी वगैरह के लिए ऑफिसेस वगैरह बहुत ही शानदार रहती हैं। सिविलियन का ही ज़्यादा काम करने को आपको मौका मिलता है। स्टोर कीपर वालों को भी बहुत सारा मेंटेनेंस, जो भी आपका उपकरण वगैरह को कैसे रख रखाव किया जाता है, कैसे लेजर में चढ़ाया जाता है, कैसे आउट किया जाता है, वो सभी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी और जॉब आपको मिलने वाली है।
सबसे पहले अपन बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में जानकारी लेंगे। इसकी रिक्रूटमेंट आपकी हमेशा डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के रूप में आती है। ऑफलाइन फॉर्म आपके भरे जाते हैं और यूनिट लेवल पे ही ये वैकेंसी जारी की जाती हैं। अलग अलग यूनिट पे आप अलग अलग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, जिसमें आपकी अभी नोटिफिकेशन में दिया गया है कि एक यूनिट पे एक फॉर्म आप डाल सकते हैं। मेडिकल एग्जामिनेशन की बात करें तो मेडिकल एग्जामिनेशन सिविल अस्पताल से ही मेडिकल आपका होता है, न कि आपके आर्मी अस्पताल से मेडिकल वगैरह नहीं होता है। जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होगा जहाँ से आप डोमिसाइल बना रखा है, उसी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के मेडिकल सर्जन या मेडिकल सिविल सर्जन से आपका मेडिकल बनवाकर आपको लेकर जाना होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट की परमानेंट ये जॉब रहेगी। 60 साल की आपकी परमानेंट जॉब की तरह नहीं है, 60 साल की सेंट्रल गवर्नमेंट की परमानेंट जॉब रहती है। इसमें प्रोविजन पीरियड आपका 2 साल का रहेगा। प्रोविजन पीरियड में आपको निकाला नहीं जाता है जब तक कोई बड़ी गलती आप क्राइम वगैरह नहीं करते हैं और ड्यूटी टाइम से नहीं जाते हैं तो आपको निकाला जाता है। नहीं भी कोई भी आपको नहीं निकालता है। ये सभी गवर्नमेंट की डिपार्टमेंट की वैकेंसीज में रहता है 2 साल का प्रोविजन पीरियड। मिनिस्ट्री कौन सी होती है तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में आता है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में कहीं भी आप ट्रांसफ़र ले सकते हैं ऑल इंडिया में। इसमें मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की जितनी भी यूनिट है, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, तीनों में आप कहीं भी ट्रांसफ़र इसमें ले सकते हैं, लेकिन उसकी भी एलिजिबिलिटी या जो भी एक कंडीशन रखी गई हैं उसके अनुसार ही आप ट्रांसफ़र ले पाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप जैसे ज्वाइन किया और उसके बाद में तुरंत आप ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कर देंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की परमानेंट ये 60 साल की जॉब रहने वाली है। तो जो भी कैंडिडेट है बिना डरे बिना झुके सब कुछ आप इसमें कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको आर्मी के साथ काम करने का मौका मिल रहा है। सबसे ज़्यादा कैंडिडेट को यही रहता है कि सैलरी कितनी मिलेगी, कैश इन हैंड में कितनी सैलरी हमारे को आएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 18,000 पहले आप एक नॉर्मल ट्रेडमैन की सैलरी ली है, जो कि दिल्ली के हिसाब से मैंने सैलरी ली है। जो यहाँ पे भी आप काम करेंगे उसके अनुसार आपको सैलरी मिलती है। कैसे मिलेगी वो भी आपको बताऊंगा। ये सैलरी सेम आपकी रहती है कहीं पे भी काम करेंगे। जैसे ट्रेडमैन में आप ज्वाइनिंग करेंगे तो यहाँ पे आप ट्रेडमैन के लिए आप यदि आप एलडीसी में ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पे 19,900 हो जाएगी, मतलब 1,900 रुपये ज़्यादा आपको डायरेक्ट हो जाएंगे। तो इसी प्रकार से आप लेवल 5-4 में काम करेंगे तो 24,000 जो भी आपकी बेसिक हो जाएगी। तो इसी प्रकार से ये अपने आप बढ़ती जाती है जिस प्रकार से आप पोस्ट अलग अलग ज्वाइन करते हैं। तो यहाँ पे बेसिक एक लेवल 1 की ट्रेडमैन की सैलरी ली है मैंने, यहाँ पे 18,000 बेसिक है, ये सेम रहेगी। ये डीए भी सेम रहेगा, कहीं भी अभी आप जॉब करेंगे तो डीए अभी प्रेजेंट में 53% हो रही है। टोटल आपके साल में 2 बार डीए बढ़ता है, जिसमें आप देख सकते हैं कंप्लीट यहाँ पे डीए दिया हुआ है। एचआरए जो होगा वो सिटी के अनुसार आपको मिलेगा। ये अलग अलग आपके जहाँ पे भी सिटी में आप जॉब करेंगे उसी के अनुसार आपको एचआरए मिलता है। जैसे दिल्ली में एचआरए अभी 30% है तो मिनिमम 2400 रुपये आपको टोटल मिलेंगे। इसके बाद में आपका जो टीपीटी है वो भी आपके जो भी आपकी सिटी के अनुसार मिलता है और उस पे टीपीटी पे परसेंटेज आपका जो भी होगा डीए होगा वो आपको मिलने वाला है। तो ये इस प्रकार से टोटल आपकी पेमेंट हो गई है 35,006 रुपये। उसके बाद में कैश इन हैंड में जो सैलरी आपकी आने वाली है टोटल दिल्ली के वाले जो कैंडिडेट ज्वाइन करने वाले हैं, दिल्ली, पूना, मैं आपको कुछ सिटी में मुख्य रूप से बता दूं जहाँ पे 30% एचआरए है, वो कैंडिडेट को सभी को इतनी ही सैलरी आपको जो ट्रेडमैन को मिलेगी, पुणे वाले को भी ये मिलेगी और दिल्ली वाले को भी ये मिलेगी। मेरठ में, आगरा में, जबलपुर में, इलाहाबाद में, इनमें ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पे 10% सैलरी आपकी कम हो जाएगी, जो कि सारे। तो इस प्रकार से सैलरी थोड़ी कम हो जाती है। जो छोटी सिटी होती हैं, मेट्रो सिटी होती हैं, उनसे अलग अलग सैलरी का फ़र्क आपका इस प्रकार से आ जाता है। तो आपको ज़्यादा फर्क नहीं होगा, यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा 30,000 रुपये मिनिमम सैलरी आपको मिलेगी ही मिलेगी यदि किसी भी सिटी में आप ज्वाइन करते हैं। तो जो भी कैंडिडेट हैं इस प्रकार से सैलरी का आपको समझ में आ गया होगा स्ट्रक्चर, मिनिमम सैलरी कितनी आपके कैसे एंड में आने वाली है। और साथ में ही अभी आप पेंशन स्कीम किस प्रकार से है तो वो भी चेक कर लेते हैं। पेंशन की बात करें तो न्यू पेंशन स्कीम के तहत ये अभी वैकेंसी निकली हुई है, लेकिन 1 अप्रैल 2025 से आपका यूपीएस सिस्टम भी आ रहा है, जिसमें आपका जैसे कि ओल्ड पेंशन स्कीम था उसकी तहत ही उसके उसी प्रकार से आपको सब कुछ मिलने वाला है। बस ओनली ये रहता है उसमें ओल्ड पेंशन स्कीम में आपका कंट्रीब्यूशन नहीं रहता है, यहाँ पे 10% आपका कंट्रीब्यूशन आपका रहेगा यूपीएस सिस्टम में। उसमें भी आपको सेम आपका जो ओल्ड पेंशन स्कीम थी उसके हिसाब से आपको पेंशन स्कीम जो भी है पेंशन लागू होने वाली है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसकी घोषणा कर चुकी है, उसके डॉक्यूमेंट वगैरह भी कंप्लीट आ चुके हैं यूनिटों में। यू जो बोलते हैं न्यू यूनिफाइड पेंशन स्कीम जिसको बोलते हैं,
यूपीएस जो भी है वो आपकी लागू हो चुकी है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी तो बहुत सरकारें आने वाली हैं, 60 साल में जब तक आप जॉब रिटायर होंगे तब तक आपकी ओल्ड पेंशन स्कीम स्टार्ट ही हो जाएगी, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यूपीएस स्कीम इसमें आपको मिलेगी और वापिस जो भी आपकी सेम ओल्ड पेंशन की स्कीम के तहत आपको पूरा कंप्लीट अमाउंट मिलेगा, जो भी पेंशन मिलती है उस हिसाब से पेंशन आपको मिलने वाली है। फिलहाल के लिए यदि एनपीएस स्कीम की बात करें तो यहाँ पे 10% कंट्रीब्यूशन आपको देना पड़ता है, जो भी आपकी पेमेंट रहती है, जिसमें डीए और बेसिक पेमेंट होता है उसका 10%, उसकी जैसे कि मैंने आपको पेमेंट दिखाई थी उसमें कैसे हिसाब से कंट्रीब्यूशन देना होता है। बाकी की आपका 14% सरकार आपको मिला रही है। उसमें जो भी पैसा एनपीएस के तहत यदि वो बढ़ता है तो वो हिसाब से आपको लास्ट में 60 साल के रिटायरमेंट होने के समय आपको कंप्लीट पैसा, या बीच में यदि छोड़ते हैं उस टाइम में जो भी पैसा होगा वो आपको कंप्लीट यहाँ पे मिल जाता है। इसके बाद में पेंशन है वो आपकी 60 प्लस 40% के हिसाब से आपको बहुत कम रहती है, लेकिन जो यूपीएस स्कीम के तहत जो आपकी पेंशन जारी की गई है वो कंप्लीट आपकी ओल्ड पेंशन के स्कीम के तहत है। वो पूरा आपको जिस प्रकार से ओल्ड पेंशन में स्कीम में पेंशन मिलती है फौजी लोगों को, उसी प्रकार से सेम आपको यहाँ पे लागू रहेगी, जो कि अप्रैल 2025 से स्टार्ट हो चुकी है। उसके पूरे डॉक्यूमेंट या जो भी उसकी गजेट वगैरह कंप्लीट आ चुकी हैं, वो भी आप इसमें चॉइस कर पाएंगे नेक्स्ट जो भी आपके पेंशन स्कीम जो आई है उसके लिए। फैसिलिटीज़ की बात करें तो इसमें आपको कैंटीन कार्ड रहेगा अवेलेबल, जो कि ग्रोसरी के लिए आप इसमें यूज कर सकेंगे। लिक्वर का इसमें नहीं रहता है। ग्रोसरी में आप सीएसडी यूज कर सकते हैं, जिसका वीडियो मैं पहले भी आपको दिखा चुका हूं कि कैसा कैंटीन कार्ड रहेगा। जो भी कैंडिडेट है नीचे वीडियो लिंक की वीडियो में दी गई है, जिसपे डिफेंस और मिनिस्ट्री की जितनी भी जो प्रोफाइल है उसमें आपका सब कुछ दिया हुआ है, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। लीव भी आपको परमानेंट जो भी मिलेंगी 30+ आपको सीएल मिलती हैं। यहाँ पे जो भी वर्कशॉप रहते हैं उसमें आपको 10 सीएल मिल जाती हैं। इसी के साथ आपको 10 मेडिकल मिल जाते हैं। इस प्रकार से टोटल छुट्टी आपकी 50 दिन की इसमें मिलने वाली हैं। जो भी एचपीएल रहती हैं उसको हाफ पे के हिसाब से करेंगे तो 20 डेज को, और फुल डे के हिसाब से करेंगे तो 10 डेज के आपको मिल जाती हैं। ये ईएल रहती हैं। एनुअल की जो भी वर्कशॉप को छोड़कर यहाँ पे 8 मिलती हैं। जो भी वर्कशॉप के अलावा यदि कहीं भी आप ज्वाइनिंग करेंगे तो वहाँ पे 8 मिलती हैं, बाकी की वर्कशॉप में 10 आपको मिलती हैं। ये एचपीएल रहती है। मेडिकल के लिए जो 10 आपको मिलती हैं, जो भी हाफ पे में लेंगे तो 20 आपको मिल जाएंगी। मेडिकल की फैसिलिटी रहेगी, जो कि सीजीएचएस आप कार्ड आपका बनेगा। यदि सीजीएचएस कार्ड आप नहीं भी बनवाते हैं तो भी आपकी आईएमए की लिस्ट आपकी जारी होती है। एएमए बोलते हैं, जो भी आपके पास में जहाँ पे अभी आप यूनिट में काम करेंगे वहाँ पे एएमए की लिस्ट आपकी जारी रहेगी। उससे किसी भी अस्पताल से जो भी एएमए की लिस्ट से आप जारी है उसके अनुसार आप यदि इलाज करवाते हैं उसके डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करेंगे तो आपको पूरा क्लेम आपको मिलेगा। इसके अलावा आपको चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस भी मिलेगा। जो भी बच्चे पढ़ने लगते हैं या जब भी आपके बच्चे होते हैं उनका यदि एजुकेशन के लिए आपका 2 बच्चों तक का चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस भी यहाँ पे आपको मिलता है। तो ये 4 मेन फैसिलिटी है। बाकी की और भी जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के अनुसार आपकी सारी फैसिलिटीज़ मिलती है, जिसकी लिंक वीडियो के डिफेंस जॉब प्रोफाइल करके पूरे वीडियो बनाए हुए हैं, तो वो जाके देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक आपको दी हुई है। प्रमोशन की बात करें तो यहाँ पे आप सीनियरिटी से प्रमोशन होगा। एक तो जिस दिन आप ज्वाइन कर लेंगे उस दिन से आपका एक सीनियरिटी लग जाएगी। जिस दिन से आपके नीचे ऊपर जो भी होंगे उनके सीनियरिटी के अनुसार प्रमोशन होता है। एक डिपार्टमेंटली एग्जाम होती है, उसके अनुसार आपका प्रमोशन होता है। यहाँ पे दोनों प्रमोशन मेन होते हैं। बाकी की आप अदर किसी भी दूसरी एग्जाम के लिए जाना चाहते हैं, दूसरी जो भी आपकी भर्ती देखना चाहते हैं तो एनओसी लेकर जा सकते हैं, या डिपोटेशन बेस की भी वैकेंसी निकलती है उनमें भी आप जा सकते हैं। तो ये तो हुई दूसरी जो रिक्रूटमेंट है। ये अंदर इन डिपार्टमेंटली की बात करें तो यहाँ पे एक सीनियरिटी से होता है और एक डिपार्टमेंटली आपकी एग्जाम होती है, उससे आप बन सकते हैं। यहाँ पे डिपार्टमेंटली एग्जाम के लिए आप मिनिमम 3 ईयर कंप्लीट होना चाहिए। यहाँ भी आपका मिनिमम 3 ईयर कंप्लीट होना चाहिए। दोनों में आपका 3 ईयर कंप्लीट होना चाहिए। एनओसी के लिए भी आपको एनओसी मिलेगी। डिपुटेशन बेस पे जाना चाहते हैं तो मिनिमम 5 ईयर कंप्लीट होना चाहिए। तो ये आपकी एलिजिबिलिटी रहती है। सीनियरिटी से प्रमोशन आपका थोड़ा टाइम लगता है। मिनिमम 10 साल आपको सीनियरिटी में किसी भी प्रमोशन लेने को लग जाते हैं। लेकिन डिपार्टमेंटली में 3 साल में यदि आपकी प्रमोशन डिपार्टमेंटली एग्जाम आती है उसमें एग्जाम दे सकते हैं और उसके अनुसार आप प्रमोशन ले सकते हैं 4 से 5 साल के अंदर। 4 से 5 साल आपको लग जाते हैं डिपार्टमेंटली प्रमोशन लेने के। जैसे कि आपको मैंने बताया था कि ट्रेडमैन की वैकेंसी जो होती हैं उसमें आपके जितनी भी हैं ईएमई में ट्रेडमैन होते हैं वो
टेक्नीशियन में चले जाते हैं डिपार्टमेंटली एग्ज़ाम देकर। तो आप यदि टेक्नीशियन में जाना चाहते हैं तो आप डिपार्टमेंटली एग्ज़ाम क्लियर करनी होगी और उसके बाद में ट्रेडमैन से आप टेक्नीशियन में चले जाएंगे। जितनी भी ट्रेड है, जैसे फिटर है, इलेक्ट्रीशियन है, और भी बहुत सारे व्हीकल मैकेनिक है, और भी बहुत सारी ट्रेड है, अपलोस्टर है, इनमें किसी भी ट्रेड में आप यहाँ पे जा सकेंगे डिपार्टमेंटली एग्ज़ाम देकर। ट्रेडमैन वाले ही जो कैंडिडेट हैं वो, तो ट्रेडमैन की बहुत सारी पोस्टें हैं यहाँ पे, आप ट्रेडमैन के लिए तो वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकेंगे, जो भी आपकी टेक्नीशियन की जॉब के लिए। इसके अलावा जो भी आप कैंडिडेट हैं एमटीएस वाले, तो वो एलडीसी जो भी आप पद है, या उसके बाद में लीडिंग हैंड का एक पद होता है, सुपरवाइजर जिसको बोलते हैं, उसके लिए भी आप जा सकेंगे अपने जो भी एक डिपार्टमेंटली एग्जाम देकर। तो इस प्रकार से ऐसे प्रमोशन आपका डिपार्टमेंटली एग्जाम से फास्ट हो जाता है और सीनियरिटी से 10 से 12 साल आपके यहाँ पे लग जाते हैं। जो भी आप मेडिकल कराएंगे उसमें ये फॉर्म में यूज होते हैं, जो कि आपके सिविल अस्पताल में आपके मेडिकल करवाया जाएगा। जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वहीं से आपको मेडिकल करवाकर कंप्लीट, ये देख सकते हैं इस प्रकार के 3 फॉर्मेट आपको भरकर वहां से आप जमा कराने होंगे। तो टेंशन बिल्कुल भी लेने की जरूरत नहीं है। उसमें भी यदि आपको कोई किसी प्रकार की कोई त्रुटि आती है, किसी प्रकार से, जैसे कि आपका कोई एक्सीडेंटली कुछ हो गया है, किसी प्रकार का कुछ हो गया है, मतलब आपको दिक्कत आ रही है, 2-3 महीने 6 महीने तक आपका वेट किया जाएगा, उसके बाद में आप दोबारा से रीमेडिकल करके आपको ज्वाइन करवा दिया जाएगा। इसमें नॉर्मल मेडिकल होता है, ये मेडिकल आप एक टीचर की जॉब भी करेंगे उसके लिए भी लागू रहता है। आप टेंशन सोच रहे होंगे कि ये इसी में रहता है, ऐसा नहीं है। आप टीचर की जॉब भी आप करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट की, उसके लिए भी आपको यहाँ पे लागू रहता है इस प्रकार का मेडिकल। तो बहुत ही नॉर्मल मेडिकल होता है, जिसमें आपकी आई चेकअप होता है, चेस्ट चेकअप होता है, यूरिन ब्लड टेस्ट, बीपी, जो भी आपका हाइट वेट, ये सभी चेकअप होता है। लेकिन उसमें सारी इसमें लिखा हुआ है कि किस प्रकार से आपका है, वही लिख दिया जाता है। मैं आप फील्ड के लिए यदि एलिजिबल नहीं है तो भी आपको यूनिट में ज्वाइन करवा दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि फील्ड के लिए एलिजिबल होंगे तो ही आपके लिए ज्वाइनिंग होगी। ये सभी चीज़ें आपको बता दी हैं, बाकी की टेंशन बिल्कुल भी लेने की जरूरत नहीं है। जैसा कि मेडिकल आपका आर्मी में होता है वैसा यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। इसमें ट्रांसफ़र की बात करें तो ऑल इंडिया ट्रांसफ़र आप कहीं भी आप ले सकते हैं, और या जो भी आपके यूनिट के द्वारा भी ट्रांसफ़र किया जा सकता है। ऑन प्रमोशन पे लगातार जब भी आपका प्रमोशन किया जाता है, ज़्यादातर आपका ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। म्यूचुअल ट्रांसफ़र भी आप ले सकते हैं, या उधर किसी प्रकार का स्पॉन्सर ट्रांसफ़र वगैरह भी ले सकते हैं। लेकिन अभी ट्रांसफ़र के नियम बहुत ज़्यादा सख्त कर दिए गए हैं। जो भी किसी प्रकार से पहले ट्रांसफ़र कर लिया करते थे, अभी ट्रांसफ़र की नियम पॉलिसी बहुत सारी चेंज हो चुकी हैं। आप बार बार में साउथ से जो भी नॉर्थ में आने की कोशिश कर रहे हैं, इस वजह से पॉलिसीज बहुत सारी चेंज की गई हैं। मिनिमम 3 इयर्स आपको सर्विस करनी होगी। साथ में किसी भी प्रकार के मेडिकल डॉक्यूमेंट आप लगाते हैं तो उसको भी चेकअप किया जाता है, और साथ में यही बोला जाता है कि मेडिकल फैसिलिटी जहाँ पे हैं वहाँ पे आपके उपलब्ध है, वहीं पे आपके इलाज करवा सकते हैं। तो इस प्रकार की बहुत सारी चेंजमेंट आपके पॉलिसियों में लगातार किए जा रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा जो भी मैच्योर है, एकदम बिल्कुल आपको लगता ही है डिपार्टमेंट को कि इनको प्रमोशन सॉरी ट्रांसफ़र देना ही है, वही ट्रांसफ़र आपको मिलेगा, नहीं तो ट्रांसफ़र मिलना संभव नहीं है। तो इस प्रकार से आपका ट्रांसफ़र तो हो सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा आपकी जिसमें दिक्कतें आने वाली हैं। जो भी आपके एमएच में डिपार्टमेंट में जो भी वार्ड सहायिका, सफाई वाली, या अदर जो भी ट्रेड पे ज्वाइन किया था, उनके लिए भी बहुत सारी पॉलिसीज चेंज हुई हैं, जिनके 7 साल से पहले आपका जो भी आपका ट्रांसफ़र वगैरह नहीं ले पाते। क्योंकि पहले ये होता था, जहाँ पे ट्रांसफ़र लिया और जो भी आपके ज्वाइन किया उसके बाद में 3 साल में ट्रांसफ़र लेकर चले जाते थे, तो वहाँ की वैकेंसी जो खाली हो जाती, बाद में दिक्कतें आती थी उनको जिस प्रकार से काम करने में। तो इसी वजह से उन्होंने ट्रांसफ़र पॉलिसी बहुत सारी चेंज की है डिपार्टमेंट ने। तो ट्रांसफ़र लेना संभव नहीं है, बहुत ही कम चांसेस होंगे जो कि आपका ट्रांसफ़र आजकल इस जो भी यूनिटों में चेंज हो सकते हैं। बाकी की जो भी कैंडिडेट हैं, किसी भी प्रकार की अदर कोई क्यूरी रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी डिफेंस से रिलेटेड मैंने जो भी डिफेंस सिविलियन जॉब प्रोफाइल के रूप में पूरे वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो ऐड की गई है, उसकी लिंक वो आप जाकर देख सकते हैं। सभी जानकारी आपको वहाँ से समझ में आ जाएगी। एलडीसी स्टोर कीपर के लिए आपकी इस प्रकार से ऑफिसेज रहेंगी, आपको वहीं पे काम करना होगा। जैसे कंप्यूटर पे आपको काम करना रहता है, और जो भी आपकी वैकेंसीज निकली हैं उसमें किस प्रकार से सिलेबस होगा और किस प्रकार से आपका जो भी सिलेक्शन किया जाएगा, उसके लिए अलग से आपका वीडियो बनाया जाएगा। कंटिन्यू पूरी जानकारी आपको जब तक ज्वाइनिंग नहीं होगी तब तक आपको दी जाएगी। तो जो भी कैंडिडेट है, जो भी अभी तक टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है, तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपको वहाँ पे पूरी कंप्लीट जानकारी आपको मिलती रहेगी।
काफ़ी कैंडिडेट के मैसेज आ रहे थे कि ड्यूटी टाइम क्या रहेगा, क्या पढ़ने के लिए टाइम मिल जाएगा? बिल्कुल आपको 100% पढ़ने के लिए आगे यदि तैयारी करना चाहते हैं, उसके लिए आपको टाइम मिल जाएगा। आपको यहाँ पे 8 घंटे की ड्यूटी आवर्स रहता है। जो भी बेस वर्कशॉप रहते हैं उनमें 8 घंटे का टाइमिंग रहता है। यदि आप किसी स्कूल वगैरह में, जैसे ईएमई स्कूल बड़ोदरा है, तो वहाँ 6 घंटे 40 मिनट का आपका टाइमिंग रहता है। तो जो भी कैंडिडेट है, इस प्रकार से आप टाइमिंग बाँटा गया है। यदि 8 घंटे का आपके ड्यूटी रहते हैं बेस वर्कशॉप में, तो यहाँ पे बीच में आपका लंच का टाइमिंग रहता है। जैसे कि आप 8 बजे यदि मॉर्निंग में आप इंटर हुए, तो उसके 8 घंटे बाद में आप वहाँ से निकल पाएँगे। बीच में यदि आपको जाना होता है, तो वहाँ पे आपको परमिशन लेनी पड़ती है प्रॉपर, तभी ही बाहर जा पाते हैं। जितने भी बेस वर्कशॉप हैं, उनमें आपकी मोबाइल भी रिस्ट्रिक्टेड रहता है। मोबाइल भी आप एंटर नहीं कर पाते, क्योंकि मोबाइल वगैरह जितने भी होते हैं, वो वहाँ पे आप फ़ोटो वगैरह क्लिक नहीं कर सकते। इसके अलावा जैसे कि आर्मी में सभी इंस्टीट्यूट में यही सिस्टम रहता है कि मोबाइल वगैरह रिस्ट्रिक्टेड रहता है। बाकी 8 से 8 घंटे का जो भी आपको टाइमिंग रहता है, कि मतलब आप अगर 8 घंटे में आपको बीच में लंच का टाइमिंग भी मिल जाता है, मतलब 6 घंटे 40 मिनट ही टोटल आपकी ड्यूटी रहती है। उसके बीच में आप जो आपका लंच का टाइम रहेगा, उसमें आप लंच खा सकते हैं, जो भी आप रेस्ट कर सकते हैं, और जो भी आप चाय पानी वहाँ पे अंदर जो भी वो शॉप वगैरह रहती हैं, वहाँ पे आप कुछ कर सकते हैं। तो इसके अलावा यदि तो आप सुबह 9 बजे आप टाइमिंग रहेगा, तो उसके हिसाब से 6 घंटे 40 मिनट आपके ली जाएंगी, या 8 बजे से रहेगा तो 8 घंटे जो भी है, 6 घंटे 40 मिनट उसमें रहने वाला है। तो इस प्रकार से ड्यूटी टाइम आपका रहेगा। ऑफिशियल टाइम अलग रहता है, वर्कशॉप में काम करने वालों का अलग से टाइमिंग रहता है। थोड़ा बहुत अंतर रहता है टाइमिंग का, ज़्यादा अंतर नहीं रहता। ऑफिशियल का ज़्यादातर 6 घंटे 40 मिनट ही है, जिसमें एमटी स्टाफ है, जितना भी क्लर्क स्टाफ है, स्टोर कीपर है, ये सभी का अलग टाइमिंग रहता है थोड़ा। और उसके बाद में जो भी आपके वर्कशॉप में काम करने वाले टेक्नीशियन, ट्रेडमैन, इनका टाइमिंग आपका थोड़ा ज़्यादा रहता है। तो इसी प्रकार से आपको काम करना होता है। फिर उसके बाद में आप कहीं भी जा सकते हैं। मिनिमम लास्ट आपके 8 घंटे, इसके बाद में आप कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। इसमें काफ़ी कैंडिडेट के ये मैसेज थे कि क्वार्टर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बहुत ही कम यूनिट है जहाँ पे आपको क्वार्टर अवेलेबल रहता है। बाकी की आपको बाहर ही आपको क्वार्टर खुद का रेंट पर लेकर रहना होगा, जिसमें एचआरए आपको दिया जाता है। एचआरए तभी दिया जाता है जब आपको क्वार्टर नहीं मिलता है। यदि अंदर आपको क्वार्टर सरकार देगी, तो आपको एचआरए वहाँ पे नहीं लागू होता है, एचआरए काट लिया जाएगा। 1 रुपये एचआरए का आपको नहीं मिलेगा। खाने का है सिस्टम, तो खाने का सिस्टम आपको पेड पैसा करना पड़ता है, उसके बाद में आपको खाने के लिए देना पड़ता है। बहुत सारी यूनिट कम होती हैं जो बेस वर्कशॉप वगैरह में रहते हैं, तो वहाँ तो इतना नहीं रहता है कि अंदर जाके आप खाना खा पाएंगे। वहाँ पे आपका खुद को ही खाना बनाना पड़ेगा, या कोई कैंटीन वगैरह रहती हैं तो उनसे आपको सेटिंग करनी पड़ेगी, पैसा देकर आपको वहाँ पे खाना खा पाएंगे। तो इस प्रकार से आपका खाने का रहता है, खाना वगैरह आपको खुद को ही बनाना पड़ता है। बाकी की यदि कुछ यूनिट रहती हैं, जैसे कि बेस वर्कशॉप के अलावा किसी यूनिट वगैरह में, सेंटर वगैरह में काम करेंगे, ये मी स्कूल बड़ोदरा में करेंगे, तो वहाँ पे आपको खाने के लिए आपको पैसा पेड करना होगा, और आपको आर्मी वाले ही खाना दे देंगे अंदर से। खाने के लिए आपको खाना जो भी आप टिफिन में ला सकते हैं, या वहाँ पे आप सुबह शाम जाके या नाश्ता टाइम में जाकर खा के भी आ सकते हैं। बहुत सारी कैंटीन भी उपलब्ध है बेस वर्कशॉप वगैरह में, तो वहाँ पे अपना खाना खा सकते हैं। फिर आपका पेड करना पड़ेगा उसका पैसा, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं रहने वाला है। क्वार्टर वगैरह भी जो रहते हैं बहुत, बाकी की आपको बाहर ही रूम वगैरह लेकर रहना पड़ेगा। तो वहाँ पे बहुत सारे रूम वगैरह अवेलेबल रहते हैं। पहले से जो काम कर रहे हैं, उनके बहुत सारे घर बना रखे हैं उन्होंने, अपने रूम पे किराए देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से वहाँ रह सकते हैं। उनसे आपके कांटेक्ट हो जाएंगे अपने आप, कोई दिक्कत नहीं आएगी, रहने में कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। एचआरए आपको मिलता है। यदि एचआरए तो आपको नहीं मिलता तो अलग बात थी, लेकिन रूम रेंट का अलाउंस आपको मिलता है, तो आपको कोई दिक्कत वहाँ पे नहीं आती है।